नमस्कार बंधु। टीचर्स एकेडमी के इस टीजीटी पीजीटी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार हमने ज्ञान संवर्धन करने का कला विषय में प्रयास किया है। उसी कड़ी का आज हिस्सा है कि टीजीटी पीजीटी 2026 में नए विज्ञापन के आने की प्रबल संभावना जुलाई माह में 10 जुलाई के बाद कभी भी विज्ञापन आ सकता है, जहां 24,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आना, क्योंकि नया पद जो अप्रूवल चल रहा है उसमें पदों की संख्या बढ़ रही। अभी तक प्रधानाचार्य और जो प्रबंध तंत्र था, सूचना ऐसी मिली है कि उसमें कई लोगों ने पद अपने छुपा रखे। आज की न्यूज़पेपर की खबरों में छाया हुआ। तो दोस्तों, ये तो तय है कि कला विषय में भी एक बड़ा पद आने की संभावना। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि छात्र संगठनों और छात्रों का आंदोलन, उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है योगदान रहा है। आंदोलन का परिणाम सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार छात्रों का यह आंदोलन पौराणिक प्रक्रिया पर भर्ती आयोजित कराने के लिए चल रहा है, जिसमें बात सकारात्मक स्तर पर आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे अधिकारी गणों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंच गई है और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही निर्णय आपके पक्ष में होगा और पुराने तरीके से भर्ती होगी, अर्थात विदाउट बीएड टेक्निकल आर्ट वाले भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसी पूरी संभावना है 99.9%, क्योंकि सरकार के सकारात्मक धीरे धीरे हाव भाव मिल रहे हैं और सरकार भी नहीं चाहेगी कि छात्रों को नाराज। इस स्थिति में बेटा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर तक परीक्षाएं आयोजित हो जानी है, ऐसी सूचना मिल रही है अक्टूबर नवंबर तक, तो इसलिए तैयारियां अभी हो जानी चाहिए, तैयारियां अभी से शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए हमने नया बैच धुरंधर लॉन्च किया है और आज उसकी एक पहली क्लास डेमो क्लास के रूप में प्रागैतिहासिक चित्रकला का परिचय लेकर के आया। तो आपको जानकारी इसी के लिए दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का, जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइक शेयर करो। टेट वेट नहीं रहेगा यार, नरेश कुशवाहा, टेट बिल्कुल नहीं रहेगा। टेट की जो यार तुम लोग काफी कंफ्यूज हो मेरे बच्चों, टेट की अनिवार्यता बेसिक और अपर प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए आदेश है बेटा। माध्यमिक के लिए अभी टेट का आदेश नहीं है। आप लोग मिसगाइड हैं, टेट आ रहा टेट आ रहा, नहीं, ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है, मतलब 1 से 5 और 5 से 8 तक के लिए। 9, 10th, 11, 12th के लिए अभी टेट की अनिवार्यता का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं आया है। वहां बीएड की ही अनिवार्यता की बात चल रही है। उम्मीद है कि दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो तो अब भी पूछ सकता। एलिजिबिलिटी से संबंधित हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप सभी उस पर भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं हम आज सेशन की। सेशन में हमने क्या दे रखा है कि हमारी प्रागैतिहासिक कला कैसे आप संपूर्ण टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 15 साल से पढ़ाते हुए कई बच्चों को चयनित कराया हूं और अगला आप भी चयनित हो सकते हैं। तो जो पहली बार हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ने का जो माध्यम है वो जान ले आप। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप 9628959237 और 8318489291, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लग रहा है कि कलर चेंज कर देंगे अभी। चलिए फिर से हम एक बार नंबर लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा मेरे बच्चों को। तो आइए, 9628959237 और 8318489291।
इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल करके हमारे साथ रेगुलर जुड़कर तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं दोस्त। तो प्रदीप सोनी स्वागत है आप सभी का। आइए दोस्त, आज सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रागैतिहासिक कला की बात करो, किसी भी कला की बात, किसी भी विषय की बात करो, तो सबसे पहले उसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय जो कला का इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल तक जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है ना। तो जब हम हिस्ट्री के एंगल से बात करते हैं, इतिहास के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो इसका त्रिकाल पद्धति से विभाजन हुआ है। 3 एरा में इसे बांटा गया है। सामान्यतः क्या क्या है बेटा, एक तो है प्रागैतिहासिक काल, है ना, और एक है आद्य ऐतिहासिक काल, है ना, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 युगों में सामान्यतः विभाजन हुआ। ऐतिहासिक, ध्यान रखिए कि 3 युगों में सामान्य रूप से विभाजन हुआ। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या आता है, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल से ही चित्रकला के एविडेंस मिलने लगे हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा युग जिसमें किसी भी प्रकार के अक्षर ज्ञान नहीं था, अर्थात निरक्षर समाज। निरक्षर समाज माने अक्षर रहित ज्ञान, किसी प्रकार के इनके पास लेखन कला नहीं। आद्य ऐतिहासिक क्या है, लेखन कला तो की, परंतु आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, ये तो हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक क्या होता है, लिखित एवं पठनीय ज्ञान, माने ऐसा समय जहां से लिखित और पठनीय पूरा ज्ञान मिलने लगा, वहां से क्या हो गया, तो वहां से क्या हो गया कि वह लिखित हो गया। अब आइए, इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 2 युग आते हैं, एक पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण। दो युग भारतीय इतिहास में ऐसे हैं कि जहां पर किसी भी प्रकार के लेखन कला का विकास नहीं। अब बात आती है कला कहां से प्रचलित हुई, कला का प्रचलन किस युग में आता। तो कला के प्रचलन की बात करें तो पाषाण काल से ही, अर्थात प्रागैतिहासिक काल से ही कला का विकास हुआ। विशेष रूप से चित्रकला, विशेष रूप से अगर मैं चित्रकला की बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल में ही आने लगती है, अर्थात पाषाण काल में ही मिलने लगती है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है बेटा, इसमें मुख्यतः सिंधु सभ्यता आती है और इसी में आती है वैदिक संस्कृति। ठीक है, ये दोनों कल्चर आद्य ऐतिहासिक में आती हैं। ध्यान रखिएगा इतिहास का, क्योंकि कला में इतिहास का बहुत बड़ा महत्व। अब बाकी लिखित और पठनी जो इतिहास है वो शुरू हो जाता है 13वीं शताब्दी, 6th सेंचुरी BC से। माने जो द्वितीय नगरीकरण भारत में शुरू होता है, वहीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय नगरीकरण के द्वारा वहीं से पूरा ऐतिहासिक क्रम प्राप्त होने लगता है, क्योंकि इस युग में पाली और प्राकृत भाषाओं का विकास होता है जो पढ़ने में सफलता मिली है। चाहे वो बौद्ध साहित्य हो, चाहे वो जैन साहित्य हो, सब पढ़े जाने में कामयाब हुए। अब हम आते हैं कला पर। कला है क्या, कला मानवीय भावों को व्यक्त करने का माध्यम। चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, कोई भी माध्यम हो सकती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब जहां लिखित नहीं था
जहां लिखा नहीं, लिखने की कला का नहीं विकास हुआ था, वहां फिर चित्रकला और महत्वपूर्ण हो जाती। भाई अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, तो फिर भाव चित्र बनाएंगे हम, इसे पिक्टोग्राफिक आर्ट कहते हैं। हाँ? तो ये शुरुआत हो जाती है हमारे यहाँ प्रागैतिहासिक काल में ही। ऐसा दुनिया में भी होता, यूरोप में भी हुआ, पूर्वी एशिया में भी हुआ, चीन में भी हुआ, भारत में भी हुआ। तो आइए भारतीय चित्रकला के हम विकास की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब हम इस प्रागैतिहासिक काल की बात अगर करते हैं बेटा, मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं। एक धातु रहित और एक धातु सहित। दो प्रागैतिहासिक काल है भारत, धातु रहित और धातु सहित। धातु रहित में आता है पाषाण काल। पाषाण काल ऐसा काल जहां पत्थर के बने औजार और हथियार से जीवन को सरल बनाया गया और जीवन को सुरक्षित किया गया। और धातु रहित में आ जाता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल धातु सहित वाला ऐसा युग है जिसमें तांबे के औजार प्रयोग किए गए। तांबे का पहली बार प्रयोग होना शुरू हुआ, तो ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का यदि मैं समय की बात करूं बेटा, तो ये लगभग 3500 बीसी से शुरू होकर ये लगभग 900 बीसी तक आता, कहीं कि 700 बीसी तक इसका समय दिया गया है। 900 से 700 बीसी, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से इसका व्याख्यान देती हैं। अब आ जाइए पाषाण काल की यदि मैं बात करूं, पाषाण काल के भी मुख्यतः तीन काल है। एक है, अब बात आती चित्र किसमें, चित्रकला किसमें है उसकी भी चर्चा करूंगा। ये आया आपका पुरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। यदि आपने कला पढ़ी है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें चित्रों का प्रारंभ किस युग में हुआ? कितने लोग जानते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, जो ये बता सकते हैं कि इसमें चित्रों का प्रारंभ किस युग में हुआ? इसमें चित्रों का प्रारंभ किस युग में हुआ? सभी बच्चे बताएंगे, बताइए इसमें चित्रों का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो सामान्य रूप से अगर यह तीन काल आए तो इसमें पुरा पाषाण काल में ही शुरू हो गया। लेकिन इस पुरा पाषाण काल के भी तीन युग हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा या उत्तर पुरा पाषाण का। तो अब इसके तीन विभाजन, इसमें चित्रकला कहां से शुरू होती है? तो चित्रकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं बेटा, वो यहां से मिलते हैं। चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त। उच्च पुरा पाषाण या उत्तर पुरा पाषाण, उत्तर पाषाण काल नहीं, उत्तर पुरा पाषाण काल से चित्रों के एविडेंस प्राप्त होने लगते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? कमेंट्स प्लीज, सारे बच्चे यहां कमेंट करेंगे। सभी सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, आ रहा समझ में कि नहीं बेटा? आइए
ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। और भारत में जो चित्रों की प्राचीनता लगभग 5500 बीसी के आसपास, ये जो समय है ये लगभग 5500 बीसी के आसपास भारत में चित्रों के एविडेंस प्राप्त होने। गुड मॉर्निंग प्रदीप, कैसे हो भाई? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो चित्रकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य है 5500 बीसी के आसपास उत्तर या उच्च पुरा पाषाण काल के समय में मिलने लगते हैं। और भारत में चित्रकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं बेटा, वो कैमूर पहाड़ी श्रृंखला पे पाए गए हैं, जहां लखनिया दरी वगैरह सबसे प्राचीन साक्ष्यों का एक क्षेत्र माना जाता है, जिसे काकबर्न और कार्लाइल महोदय ने इसे कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किया था। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये 1880 से 83 के बीच में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। 1880 से 83 के बीच में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में काकबर्न और कार्लाइल महोदय यहां से चित्रों के साक्ष्य प्राप्त होने। चित्रकला के जो अधिकतम साक्ष्य हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के, वो मध्य पाषाण काल यहां से मिलने लगे। प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकता या अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहां से मिले हैं? अधिकांशतः प्राप्ति अगर आपसे पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मध्य पाषाण काल से प्राप्त हो। नौ पाषाण काल में औजार बेहतर होते चले, बिल्कुल कर सकते हैं, कला से फिर से बीए कर सकते हैं, बिल्कुल प्रदीप सोनी बिल्कुल कर सकते हो, कला से फिर से बीए कर। भाई टेक्निकल आर्ट है ही है, उस टेक्निकल आर्ट के आधार पर आप कला से ग्रेजुएशन कर लो, उस टेक्निकल आर्ट के आधार पर कला से ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है बेटा, तो अब इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए कहां से जानकारी मिली? ठीक है, तो हमारे यहां जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम जानकारी 1880 एडी में कार्लाइल एवं काकबर्न महोदय ने दी थी, है ना। इन्होंने कैमूर पहाड़ी जो विंध्याचल पर्वत से संबंधित है, विंध्याचल पर्वत का एक भाग है। क्या बेटे? यार ये तो बड़ा टेक्निकल मामला दे दिया एंटरटेनमेंट। अब यार ये देखना पड़ेगा कि वैसे ग्रेजुएशन तो माना जाएगा तुम्हारा, 100% ग्रेजुएशन माना जाएगा बेटा, ग्रेजुएशन सोनी। और एंटरटेनमेंट ध्यान रखो, एंटरटेनमेंट मिस्टर ध्यान रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपने सेकेंड ईयर में भी ग्रेजुएशन में कोई विषय है तो उससे आप माने जाते हैं। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारे प्रयागराज से जो मैंने देखा है, तो उसमें अगर आपने एक विषय को
थर्ड ईयर में छोड़ दिया है, तो भी ग्रेजुएशन की जो डिग्री आपको मिलती है, कहां से आपने किया, कहां से आपने किया। देखिए जो ग्रेजुएशन की डिग्री का वो डिग्री मिलती है, हमें भी जो मिली है, उसमें ग्रेजुएशन विथ इन सब्जेक्टों से, जो आपने तीनों सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया वो लिखा रहता। तो आपकी डिग्री में यह भी लिखा रहेगा कि आपने बीएफए से ग्रेजुएशन किया, दो और विषय क्या था उसके अलावा आपने बीएफए से ग्रेजुएशन, भले आपने थर्ड ईयर में छोड़ रखा। तो हमें लगता है कि शिक्षा चयन आयोग यह आपको भरने के लिए एलिजिबल मानेगा। अब डीडी नहीं तो डिग्री आप बताइए। एंटरटेनमेंट मिस्टर, आपने तो ऐसा क्लब भी बनाया है, आपकी जो डिग्री निकली है उस पर क्या लिखा। अगर आपकी डिग्री में लिखा है कि आप बीएफए से ग्रेजुएशन है तो आप मान्य हैं, और इसे लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं अगर मान्यता नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आयोग ने ऐसी वैकेंसी निकाल दी और उसमें यह लिख दिया कि अंतिम वर्ष में, जैसे वहां क्या कहता उसमें किसमें DSSB वगैरह में निकालता है एलिजिबिलिटी में, कि अंतिम वर्ष में एक विषय के रूप में होना चाहिए, जैसे इतिहास और जो सिविक्स वाले बच्चे होते हैं, सॉरी जो SST का भरते हैं बच्चे फार्म, तो SST में स्पष्ट लिखा रहता है कि दोनों विषय ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में होना चाहिए, जबकि ऐसा यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो अभी तक परीक्षाएं लेता था उसमें ऐसा नहीं लिखा रहता था। तो फिलहाल अब बेटा आप पता कर लीजिए उसी बेस पे, है ना। अगर आपकी डिग्री में लिखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं भरने दे रहे हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो आप उसे लेकर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक दोस्त, अब आप पढ़ाने दीजिए, अब आप इसे पढ़ाने दीजिए, नहीं आप लोग पढ़ाने नहीं देंगे, पढ़ाऊंगा तभी तो आगे जाओगे। मान लो फार्म भर भी लिया और अगर ज्ञान संवर्धन नहीं रहा, पिछड़ गए तो क्या होगा, है ना। अब इसमें ध्यान रखना, इन्होंने जो रिसर्च किया बेटा, इन्होंने जो रिसर्च किया उसमें काकबर्न महोदय का एक शोध प्रकाशित हुआ। इनका चित्रकला संबंधी शोध, इनका चित्रकला संबंधी शोध पत्र या शोध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1883 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इससे भारत की चित्रकला को ग्लोबल आधार मिला। इसी शोध पत्र के द्वारा भारतीय चित्रकला को वैश्विक पहचान मिली। तो दोस्तों इस समय जो नया प्रश्न बनाने का ट्रेंड चल रहा है और 2026 की आर्ट की परीक्षा में निश्चित हैवी प्रश्न आएगा। तो लिखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। यदि आपकी डिग्री में फॉर्म लिखा है तो आप एलिजिबल हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आप परेशान ना होइए, आप फॉर्म भरिए। बाकी आयो वो डिग्री जरूर लगाइएगा, अपलोड करिएगा, डिग्री की कॉपी जरूर लगाइएगा। आप के थर्ड ईयर में भले ना डिग्री लिखी हो, वो लिखा हो फाइन आर्ट, लेकिन आप डिग्री की कॉपी जरूर लगाइएगा जहां फाइन आर्ट लिखा है ना, आपकी संभावना बनी। चलिए क्लियर हो गया बेटा। ये इतनी बात मैंने आपको बताई कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1880 में कार्लाइल और काकबर्न महोदय ने प्रस्तुत की थी। इनके अकॉर्डिंग
भारत में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में पुराने चित्रों के साक्ष्य मिले, विशेषकर लखनिया दरी के आसपास से प्राचीनतम साक्ष्य मिला। इसके अलावा उसी समय के संबंधित कई अन्य बिल्कुल बिल्कुल मान्य है, बिल्कुल मान्य है, 100% सोनी मान्य है, परेशान ना हो। बीएड आपने किया हो, बस ये नहीं कहा जाता कि बीएड आप पहले से हैं या बाद में। ऐसी कोई बाध्यता कहीं लिखी नहीं जाती कि आप कला विषय में होने के बाद आप बीएड करें। चित्रकला से बीएड नहीं होता। प्रदीप सोनी, चित्रकला से बीएड नहीं होता। बीएड एक सामान्य डिग्री है, तो बीएड आप कभी भी किए हो, आप एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा कोई विषय नहीं होता कि आप चित्रकला से बीएड हैं कि नहीं, आप कला से बीएड है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो, बिल्कुल मान्य होगा, 100% मान्य होगा। चलिए अब बेटा कुछ मैं भारतीय चित्रकला के बारे में कुछ शोध पत्र प्रकाशन हुए हैं, कुछ बुक्स लिखी गई हैं और कुछ खास खास चित्र खोजे गए हैं, कुछ खास खास चित्र खोजे गए हैं, कुछ जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के साइट्स प्राप्त हुए हैं, तो आप सभी को उसकी जानकारी देना चाहूंगा। तो आइए चलते हैं उस जानकारी की तरफ जहां पर कुछ हमने विशेष कलेक्शन आपके लिए रखा है। तो आइए प्राप्त बेटा, ऐसे ही अगर आप डटे रहें तो आपके लिए मैं बहुत कुछ बताऊंगा और बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। प्री और मेन की झंझट ही खत्म कर दूंगा अपनी क्लास के द्वारा। अपनी एक ही क्लास के माध्यम से प्री और मेंस की सारी समस्या का ही अब समाधान कर दूंगा, ध्यान रखना। आइए कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रमुख चित्रांकन की बात होनी है, चित्रकला की बात होनी है, तो कौन कौन सी किताबों को लिखा गया लेखकों द्वारा, सबसे पहले मैं उसकी बात कर देता हूं। ये देखिए, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये कुछ खास खास किताबें हैं, ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये किताब डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखी, जिसके बारे में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में विस्तार से जानकारी ली। एडमिशन चालू है प्रदीप जी, एडमिशन प्रारंभ है। सभी बच्चों ध्यान से सुनिए, इस समय एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धुरंधर बैच लॉन्च। आइए, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936, डीएच गार्डन ने लिखी। ये आपने ध्यान से देखिएगा, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ी पर जो होशंगाबाद वगैरह के क्षेत्र मिले हैं वो सब यहां पर चालू है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में एलन हॉटक बाड्रिक, और प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट, आवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हलदार, और इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन। ये किताबें हैं, इसमें सबसे पुरानी किताब पर्सी ब्राउन की है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा भारतीय चित्रकला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं, कुछ और विद्वानों ने भारतीय चित्रकला के बारे में जानकारी दी है। इनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से एक किताब भारती ने भी लिखा, सेम इसी नाम से, प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा, एक किताब और लिखी गई, प्री हिस्टोरिक, ये भी नोट कर लीजिए। सब में कला के बारे में बताया गया, सब में कला के बारे में बताया गया। ये हैं
पंचानन मिश्र, पंचानन मित्र, पंचानन मित्र द्वारा एक किताब लिखी गई है। इसमें भी कला के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, लियोनार्ड एडम ने भी प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया एक किताब और लिखी थी, प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस प्रकार के कई निबंध लिखे थे, है ना। तो ये इनका नाम है लियोनार्ड एडम, लियोनार्ड एडम। इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, ध्यान रखिएगा। इन सभी में जो सबसे स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है पेंटिंग के बारे में, ध्यान रखें, इनमें जो सबसे खास पेंटिंग की जानकारी दी गई है वो दी गई है डीएच गार्डन और एएच बाड्रिक द्वारा। एएच बाड्रिक की जो किताब है एलन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में, एलन हाटक बाड्रिक की जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, इसमें 3 प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र प्रकाशित हुए हैं बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। इसमें सोहरो घाट का घायल सुअर, होशंगाबाद का भैंसा और सिंघनपुर का आखेट। सोहरो घाट का घायल सुअर, ये प्रश्न कभी भी आ सकता है। घायल सुअर और होशंगाबाद के साथ साथ ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद का भैंसा है, घायल भैंसा बाइनस टाइप का, और सिंघनपुर का आखेट। इसका चित्र इन्होंने प्रकाशित किया, सिंघनपुर का आखेट दृश्य। ध्यान रखिएगा, इसकी पुस्तक में 3 प्रमुख आखेट चित्र दिए गए हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किताब जो एएच बाड्रिक या एलन हाटक बाड्रिक की किताब है, इसमें 3 प्रागैतिहासिक चित्र स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। एक सोहरो घाट का घायल सुअर, दूसरा होशंगाबाद का घायल भैंसा या शिकार किया हुआ भैंसा मरणासन, तीसरा सिंघनपुर का आखेट दृश्य, जहां आखेटक अपना शिकार कंप्लीट करने के बाद वो नाच रहे। तो बेटा ये किताबें हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जो मैंने एक जगह देने का प्रयास किया। ये सभी आपको डेटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आइए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट। कुछ खास प्रागैतिहासिक स्थल खोजे गए, इनसे भी प्रश्न बनता। ध्यान रखिएगा, कुछ खास प्रागैतिहासिक स्थल खोजे गए हैं, इनसे भी प्रश्न बनता है। कैसे? मिर्जापुर कला क्षेत्र की खोज किसने की 1880 में? तो कार्लाइल और काकबर्न दोनों का नाम आप लिखेंगे, ये आप जानेंगे काकबर्न। और ध्यान रखिएगा, इसके पढ़ने के बाद फिर आपको ये भी बताऊंगा कहां कहां खास चित्र मिलने के साथ साथ इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इनका महत्व है, क्या इनका विषय है, सब A to Z बताऊंगा। और फिर कैसे मेंस में प्रश्न बन सकता है ये भी मैं बताऊंगा। दूसरा, 1892 बेलारी ये कहां है? कर्नाटक। ये मिर्जापुर यूपी हो गया। तो इसकी खोज किसने की थी? F फॉसेट महोदय ने। F फॉसेट। दक्षिण भारत में ही एक और ध्यान दे लो, एडगल केरल वाला, वायनाड केरल में, इसकी भी खोज 90 के आसपास F फॉसेट महोदय ने ही की थी। इसके बाद बांदा, ये यूपी क्षेत्र का है, इसकी खोज 1907 में CA सिल्वेराड ने की थी। बांदा के जो प्रागैतिहासिक चित्रकला क्षेत्र है बेटा, यहां से बहुत ही विशिष्ट एक पेंटिंग मिली है, किस पर?
शुतुरमुर्ग के अंडे पर, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, ये साक्ष्य मिले। और 1910 सिंघनपुर, टी.डब्ल्यू. एंडरसन ने खोजा। सिंघनपुर ये रायपुर का है, छत्तीसगढ़ का, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। 1922 में होशंगाबाद एमपी, मनोरंजन घोष। 1936 पंचमढ़ी एमपी, डीएच गार्डन। 1958 भीमबेटका, जो बहुत बड़ी विरासत है मध्यकालीन पाषाण युग से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज बीएस वाकणकर महोदय ने की थी। ये प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण स्थल है। इनसे एक तो बुक से प्रश्न बनता है, दूसरा इनसे भी प्रश्न बनता है। और आइए, और क्या खास बात है बेटा, ये भी दिखाना चाहूंगा, और ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। कहां कहां से खास खास चित्र मिले, आइए। किन किन स्थलों से खास खास चित्रों की प्राप्ति। देखिए, घोड़मंगर एक बहुत प्रसिद्ध मिर्जापुर का कला केंद्र है चित्रकला का। यहां से गैंडे के आखेट का दृश्य मिला है। भलडरिया, ये भी मिर्जापुर। घायल सुअर यहां से प्राप्त मिला है। बिंडम फाल, ये भी मिर्जापुर में है। पहिएदार गाड़ी मिली है प्रागैतिहासिक काल में, ध्यान रखना। लिखुनिया फेज 1 और 2 दोनों है यहां, दोनों फेज 1, 2 दोनों है। फेज 1 बारहसिंघे का आखेट और हाथी का शिकार, ये लिखुनिया दरी क्षेत्र से मिला है, जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न आता है, ये डायरेक्ट प्रागैतिहासिक काल से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आगे जरा आइएगा तो, और देखिए, और ध्यान दीजिए। आदमगढ़ होशंगाबाद से क्या मिला, महामहिष, इसे बाइनस कहते, बड़ा सा भैंसा, सबसे बड़ा भैंसा यहां से मिला। और आइए, आदमगढ़ होशंगाबाद से वन देवी का चित्र मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह, ध्यान रखिएगा, जिराफ। और इसी आदमगढ़ होशंगाबाद से मयूर का भी साक्ष्य मिला। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से शहद एकत्रित करते हुए लोग, इस सामाजिक दृश्यों से संबंधित है। भीमबेटका से शिकार नृत्य मिला है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ रायगढ़ क्षेत्र से घायल भैंसा और कंगारू मिला। ये इतने विशिष्ट आइटम है जो एग्जाम में जरूर पूछता है, और गारंटी है बेटा यहीं से एक प्रश्न आपका क्रिएट हो जाएगा। 100% यहीं से एक प्रश्न आपका क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बात करूं अगर प्रागैतिहासिक चित्रकला के विविध पहलुओं की, तो भारत के किस क्षेत्र में चित्रकला के क्षेत्र सबसे पहले प्राप्त हुए, ये तो आपने देख लिया कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिर्जापुर से प्राप्त हुआ। अंशु सिंह स्वागत है भैया। और अगर मैं बात करूं भारत में मानव निवास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, किस क्षेत्र से मिले, उत्तर भारत की दक्षिण भारत। तो भारत में अगर प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास के क्षेत्रों की बात करूं तो उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत में प्राप्त। दक्षिण भारत के मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान है, जहां रॉबर्ट बुशफूट ने 1863 एडी में प्रागैतिहासिक साक्ष्य खोजा था। तो ये आपको वहीं से प्राप्त होगा। वहीं के आसपास 64 में 1864 में 63 में तो पलवरम से निवास के साक्ष्य मिले। 64 के आसपास बदमुदुरई वगैरह क्षेत्र है, जहां से एल्किंग महोदय आदि को वहां से पत्थर की हैंडैक्स प्राप्त हुई। हैंडैक्स जिसे हस्त कुठार कहते, ठीक है, हाथ की बनी कुल्हाड़ियां प्राप्त। तो दक्षिण भारत के ही क्षेत्र में भारतीय महाद्वीप की बात करूं या भारत में मानव निवास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत से मानव का विस्तार उत्तर भारत में हुआ है।
न कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, क्योंकि मानव जीवन जो प्रारंभ हुआ अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप जो है इक्वेटर लाइन के आसपास डेवलप हुआ है और दक्षिण भारत भी इक्वेटर लाइन के आसपास, तो वहीं जीवों का विकास पहले हुआ, वहीं से विकास पूरे भारत में फैला। ध्यान रखिए, ये बात अद्भुत संयोग अलग है कि चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी तक एविडेंस में आए, खोजे गए, उत्तर भारत से मिले, मिर्जापुर के लखनिया दरी क्षेत्र, कैमूर पहाड़ी श्रृंखला क्षेत्र से, ये अलग तथ्य है। लेकिन मानव आवास, मानव के निवास करने का जो सबसे पुराना क्षेत्र मिला है वो आपको दक्षिण भारत। ये कुछ खास खास विशिष्ट क्षेत्र है बेटा, ये हमने आज इसकी नींव डाली है। अब इस क्लास का विस्तार भी आपको मिलेगा, पूरा प्रागैतिहासिक काल बताऊंगा, कौन कौन से खास खास बिंदु हैं, कहां कहां से खोजे गए, क्या क्या चीजें, एक बेसिक जानकारी तो मैंने दे दी। अब इसकी खास विशेषताएं क्या है, जो मुख्य परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, तो उसका पहले पूरा डेटा आपको बताऊंगा, फिर मुख्य परीक्षा के कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग रहेंगे और लाइक शेयर करिएगा अधिक से अधिक। कल फिर मिलते हैं, कल निश्चित एक बड़ी क्लास होगी, पूरा प्रागैतिहासिक काल का खाका खींचूंगा और उसी से सारे प्रश्न बनेंगे, चाहे प्री में आए, किसी भी प्रकार के प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। मैं चैलेंज करूंगा कि जब मैं ये तथ्य पढ़ा दूंगा, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, आप नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर कला से दे रहे हैं एग्जाम, तो सब कुछ इसी में से आएगा, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। साथ ही साथ कैसे मुख्य परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा इस क्लास में। कल आप तैयार रहिएगा इसके डिटेल के लिए। कैसा रहा कमेंट जरूर करिएगा, किसी को कोई चीज पूछना है तो भी पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।